हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। जैसे मेरा नाम है हीरा। गाइस आप लोग देख रहे हैं पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, यहाँ हम कर रहे हैं दृश्य आईएएस की क्विक बुक, और जिसमें हमारा जो बुक चल रही है वो है भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस की, और चैप्टर नंबर 12 जो कि है विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को किसी भी तरह की कोई हेल्प की जरूरत है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का भी लिंक जो है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ रिलेटेड अगर कोई हेल्प चाहिए या कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भाई, जितना हम कर चुके थे इससे आगे की बात करते हैं। देखिए, हमारा जो चल रहा है लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका चल रहा है। विधायिका में भी हम कर रहे थे, कुछ विधेयक की बात कर रहे थे। ठीक है, तो विधेयक से संबंधित जो प्रक्रिया है, किस तरह से विधेयक आता है, वो हमने देख लिया था। कितने प्रकार के होते हैं ये हम देख चुके थे। अभी हम बात करेंगे ना बजट की। तो संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया। तो दोस्तों, ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं। अगर आप लोग घटना चक्र की वीडियोस देखना चाहते हैं, देखिए एग्जाम आ रहा है, प्री भी आ रहा है यूपीपीसीएस का। तो जो भी है, प्री के लिए अगर आप करना चाहते हैं घटना चक्र करिए, इससे बेहतरीन बुक नहीं है कोई। तो अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एक बात, दूसरी बात ये गाइस, अ, फिलहाल दृष्टि की मैंने इंडियन ज्योग्राफी करवा दी है। अभी हमारी जो है ये पॉलिटी चल रही है। ठीक है, देखिएगा जरूर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा चैनल को, वीडियो को। एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो प्लीज आप लोग बताइएगा, ताकि जहाँ जो कमी है उसे मैं थोड़ा सा कम कर सकूं। और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें आप वीडियो या चैनल को शेयर कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करने जा रहे थे संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया प्रक्रिया की। ठीक है, देखिए हम जानते हैं संसद में 3 सत्र होते हैं, जिसमें एक जो सत्र होता है बजट सत्र, जो कि हम बात करने जा रहे हैं बजट वाला। देखिए, बजट शब्द जो है ना, फ्रेंच भाषा का शब्द है बुजेट। बुजेट इससे लिया गया, मतलब इससे बना है। ठीक है, अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। आप देखते हो ना, बजट जब आता है तो एक बैग में आता है, चमड़े का होता है, लेदर बैग होता है। ठीक है, वो इसलिए ऐसा बोल दिया। अच्छा, भारतीय संविधान के अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 112 में इसका प्रावधान है। यानी अब हमें यहाँ पे ना कहीं इंपॉर्टेंट क्या बात हो गई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बात हो गई कि आपको ये आर्टिकल याद रखना है, 112। ठीक है। अच्छा, अब क्या करता है राष्ट्रपति? क्या करता है, एक कहानी आती है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या करता है, प्रत्येक वित्त वर्ष यानी जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है ये याद रखिएगा। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, मतलब आप 1 अप्रैल से शुरू होते हैं, अप्रैल से शुरू होते हैं, फिर मई आता है, फिर जून आता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, यानी कि मार्च होता है 31 मार्च। ठीक है, ये सपोज 2024 है, तो ये हो जाएगा 2025 का मार्च। ठीक है, तो ये है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। तो इस तरह की जो राष्ट्रपति है ना, वो प्रत्येक हर एक फाइनेंशियल ईयर में क्या करता है, भारत सरकार की अनुमानित जो प्राप्तियां हैं, यानी कि जो उसको इनकम होने वाली है, रेवेन्यू होगा या व्यय, अनुमानित जो अनुमानित है, मतलब हमें फिक्स नहीं है कि इस साल हमें कितनी इनकम हो जाएगी या कितने रेवेन्यू हमारे पास आएगा, तो अनुमानित बोल दिया। तो अनुमानित प्राप्तियां और व्यय यानी कि जो एक्सपेंडिचर है, उसका विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा। देखिए, कौन करवाता है ये काम? करवाता है राष्ट्रपति। करता नहीं है, करवाता है। ठीक है। ठीक है, तो मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी हमें इनकम होने वाली है, जो भी हम खर्च करने वाले हैं, व्यय करने वाले हैं, उसका क्या है, विवरण संसद के दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा राज्यसभा में पेश कराने का काम या प्रस्तुत कराने का काम कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। हर एक वित्त वर्ष का हर एक वित्त वर्ष में हो रहा है। आर्टिकल 112 से आ रहा है बजट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, यहाँ पे लिखा है शंकर आचार्य समिति। अब क्या कहानी है इनकी? देखिए, इसमें लिखा है ना, 6 जुलाई 2016 को क्या होता है, पूर्व आर्थिक सलाहकार, पहले कोई पुराने कोई आर्थिक सलाहकार होंगे जिनका नाम है शंकर आचार्य। तो उनकी अध्यक्षता में क्या होती है ना, एक समिति का गठन होता है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है, मौजूदा वित्त वर्ष यानी कि अप्रैल से मार्च की जगह क्या है, नए वित्त वर्ष की क्या है, व्यवहारिकता की जांच करना है। ठीक है, मतलब जो नया वित्त वर्ष आएगी उसकी व्यवहारिकता की जांच करना है। ये इसका कार्य था समिति का। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, शंकराचार्य। अच्छा, समिति ने क्या किया, दिसंबर में अपनी देखिए, समिति का काम है रिपोर्ट को सौंपना, तो रिपोर्ट बनाती है और सौंप देगी। कब? दिसंबर में। तो रिपोर्ट सौंपते हुए ने क्या करा, वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर करने की सिफारिश की। मतलब उन्होंने कहा कि जो वित्त वर्ष हमारा अप्रैल
1 अप्रैल से 31 मार्च चल रहा है, उसको हटा के क्या है जनवरी से दिसंबर कर दो। अच्छा, समिति ने क्या है केंद्र और राज्य सरकार की जो प्राप्तियां यानी कि जो इनकम है या व्यय के सटीक आकलन की दृष्टि से वित्त वर्ष की उपयुक्तता, विभिन्न कृषि फसलों की के अंतराल, वह कार्यकारी सत्र और कारोबार पर इसके प्रभावों के बारे में क्या है विचार विमर्श किया। ठीक है। समिति ने फसल, सरकारी कामकाज, टैक्स व्यवस्था, डेटा संग्रह करने के लिए क्या है बदलाव की सिफारिश की। तो ये काम हुआ था 2016 में, समिति ने ऐसा ऐसा कुछ कहा। ठीक है। अब एक नोट है इसमें लिखा है, हालांकि वर्ष 2016 में आगामी बजट सत्र को फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। मतलब जो बजट है 2016 में क्या हुआ, इन्हें कहा कि जो बजट आप प्रस्तुत कर रहे हैं ना, तो वो कब करें, तो वो करने का फरवरी के जो अंतिम कार्य दिवस है, जो भी सबसे लास्ट डे है कार्य और जो वर्किंग डे है, उसमें आप बजट को क्या करिए पेश करिए। अच्छा, इसमें लिखा है परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि क्रमशः 3 बजट सत्र यानी कि 2017-18, 18-19, 19-20 वो क्या होता है फरवरी 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया बजट। किंतु अगर हम 2019-20 की बात करें तो पूर्ण बजट जुलाई महीने में पेश किया गया। ठीक है। तो इस 2019 में जुलाई में किया। देखिए 2019 फिर 2020, 2021, 2022, 22, 2023 और फिर हम आ जाते हैं 2024 में। मतलब समझ रहे हो गाइस, यहाँ पे एक सरकार बनी होगी तो 1, 2, 3, 4, 5 साल। अब 5 साल बाद दूसरी सरकार। मतलब जो पिछली सरकार का कहानी थी ना वो यहाँ सरकार बन रही थी, इसलिए जो है ना वो यहाँ पे जो आया होगा वो अंतरिम बजट था। वह अंतरिम बजट क्या है कि बजट तो आएगा फरवरी में जो आ रहा है, लेकिन जब सरकार बन जाएगी तो वो अपना फिर से बजट लाएगी, पूर्ण बजट आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये यहाँ पे यही हुआ था। कब हुआ था, ये हुआ था जुलाई में। ठीक है। जो फरवरी में आया था फरवरी से जुलाई तक चल गया, उसको हम बोलते थे अंतरिम बजट बोला था। ठीक है। 2024 में भी देखिएगा, 2024 में अभी तो बजट आएगा, फिर इस सरकार जब बन जाएगी ना फिर से आएगा बजट। ठीक है। ऐसा हो जाता है क्योंकि जो नई सरकार आती है उसका हिसाब देखिए। ऐसा ऐसा क्यों है, फिर से बात करते हैं। सपोज कि 2019 में जो इंटरिम बजट लाई थी वो बीजेपी लाई थी। ठीक है। और 2020 में जब सरकार बन गई थी उसके बाद भी हमने देखा था बीजेपी की सरकार आ गई थी। चलिए हम कह सकते हैं कि जो यहाँ बजट लाई थी और ये बजट बजट सेम हो सकता है। लेकिन सपोज कि अब अगर हम बात करें 2024-25 की बात करें, ठीक है, अभी की बात करें, हमने कह दिया कि अभी जो बजट आएगा ना फरवरी में, तो वो बीजेपी ला रही है। बीजेपी अभी सरकार में है, हम कहते थे वो ला रही है। लेकिन जो जब 2024-25 के इलेक्शन हो जाएगी, सपोज कि अगर बीजेपी हार जाती है और क्या है कौन सी कांग्रेस कांग्रेस मान लेते हैं, कांग्रेस सरकार बना लेती है। ठीक है। तो फिर वो क्या करेगी अपने हिसाब से बजट लाएगी। वो ये वाला बजट क्यों माने, तो ये वाला बजट नहीं मान के अपने हिसाब से बजट लाएगी बाद में, इसलिए ऐसा कुछ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है बजट में व्यय की का वर्गीकरण। देखिए जो बजट में व्यय हो रहा है, देखिए इसमें लिखा है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, एक लिखा है भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय। अब समझिए दोनों संचित निधि से ही हो रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग है। कैसे ये समझते हैं। देखिए एक हो गया संचित निधि पर भारित, याद रखिएगा गाइस यहाँ लिखा है भारित व्यय, और संचित निधि से होने, ये संचित निधि क्या है, हम मान लेते हैं एक लॉकर है बड़ा, उसमें बहुत सारा पैसा है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। मतलब ये समझ लीजिए सरकार जो कमा रही है वो इसी लॉकर में रख रही है और इसी लॉकर से निकाल के खर्च कर रही है, ऐसे समझिए। तो ये हो गई इसकी संचित निधि। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक तो भारित व्यय है, मतलब क्या है इसका इसका संबंध क्या है, इसके संबंध में सदन में केवल चर्चा की जा सकती है, इसमें मतदान नहीं किया जा सकता। मतलब भारित व्यय जो है ना, उस पर आप चर्चा तो कर सकते हैं लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन उस पर आप वोटिंग वोटिंग नहीं हो सकती। देखिए संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन भत्ते इसी निधि से दिए जाते हैं। मतलब हमें इस भारित व्यय का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें प्रेसिडेंट, अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का जज, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश है, अगर हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इनकी सैलरी की बात करें यानी कि वेतन की बात करें या उनके भत्ते की बात करें, तो हमें पता है कि ये पैसा कहाँ से निकलना है, संचित निधि से ही निकलना है। ठीक है। जिस पर आप ना सदन में चर्चा कर सकते हैं लेकिन वोटिंग वोटिंग नहीं कर सकते, ये है कहानी। मतलब कि फिक्स है भैया, इन लोगों की सैलरी या भत्ते सब यहीं से आने हैं। तो ये भारित व्यय है जिसे कम ज्यादा आप नहीं कर सकते, जितनी सैलरी है उतनी आपको निकालनी ही पड़ेगी। अच्छा, इससे किए जाने वाले व्यय मतलब उस संचित निधि से आप जो
खर्च कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो सदन में इस पे चर्चा हो सकती है और लोकसभा में क्या है, इसमें मतदान भी हो सकता है। ठीक है, बस ये समझिए, इसमें मतदान नहीं हो सकता है, इसमें मतदान हो सकता है। मतलब समझिए सरकार को कोई परियोजना लानी है, कोई कार्यक्रम करना है, तो उसके लिए जो पैसा चाहिए ना गाइस, तो यहीं से निकाल लेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत व्यय क्या लिखा है गाइस, बहुत ज्यादा लिखा है। हाँ ये व्यय, ये ऐसे व्यय है जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, हमने कह दी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट, तो इनके वेतन, इनके भत्ते संबंधी होते हैं भारत में। ठीक है, और भारत सरकार की साख को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति की परिलब्धियां, वेतन, उनके भत्ते, ये सारे आप कहाँ से निकालेंगे, संचित निधि से निकालेंगे। उपराष्ट्रपति, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं या जो उपाध्यक्ष है, उनके वेतन भत्ते भी आप यहीं से देंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते यहीं से देंगे। कैग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता यहीं से देंगे। यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य का वेतन भत्ते यहीं से देंगे। सर्वोच्च न्यायालय के, कैग के, यूपीएससी के जो कार्यालयों आदि के सभी जो प्रशासनिक खर्चे हैं ना, वो भी आप कहाँ से देंगे, यहीं से देंगे। ठीक है, भारत सरकार के दायित्वों से संबंधित जो ऋण भार है वो कहाँ से देंगे, यहीं से देंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो पेंशन है कहाँ से देंगे, यहीं से देंगे। वेतन नहीं, वेतन कहाँ से देंगे गाइस, वो राज्य की अपनी संचित निधि होती है, वहां से दे देंगे। ठीक है, फिलहाल जो पेंशन की बात कही गई है वो आप भारत की संचित निधि से देंगे, ना कि उच्च न्यायालय के लिए, ना कि राज्य की संचित निधि से। ठीक है गाइस, इतनी सी बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बजट पारित करने की प्रक्रिया देखते हैं। बजट देखिए, संसद में बजट पारित करने की लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, ये 6 चरणों में आती है, 6 स्टेप्स में आती है। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, बजट का प्रस्तुतिकरण करते हैं। ठीक है, अब मतलब बजट को सदन में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा किया, वित्त मंत्री करता है, राइट, आपका फाइनेंशियल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर करता है। दूसरा काम क्या होता है, जब प्रस्तुत हो गया है बजट तो उस पर बहस होती है, आम बहस होती है। ठीक है, हो गई। अब इसमें क्या है, विभागीय समितियों द्वारा क्या होता है, इस पे जांच होती है। मतलब क्या है कि किस विभाग को हमने कितना पैसा दिया है, तो उससे रिलेटेड कुछ समिति होती है, उस पे जांच होती है उस समिति के द्वारा। फिर होती है गाइस, यहाँ पे है अनुदान की मांग पर, अनुदान की मांग पर मतदान होता है। अब ये सब क्या होता है हम पढ़ लेंगे, ठीक है, अभी पढ़ेंगे। फिर होता है विनियोग विधेयक का पारित होना, क्योंकि अब आपको पैसा निकालना है, तो पैसा निकालने के लिए ये वाला विधेयक जो है ना पास होना जरूरी होता है, नहीं तो आप क्या है, संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकते। फिर है वित्त विधेयक का पारित पारित होना। ये दो, ये हो गए स्टेप्स आपके। बजट का प्रस्तुतिकरण, आम बहस, विभागीय समितियों द्वारा जांच, अनुदान की मांग पर मतदान, विनियोग विधेयक का पारित होना, और क्या है, वित्त विधेयक, दोनों का पारित होना। पैसा निकालना है आपको, पैसा यूज करना है, तो ये, क्योंकि हमने कहा ना कि जब तक ये पास नहीं होगा आपका पैसा वैसा आप नहीं निकाल सकते, सरकार नहीं निकाल सकती काम करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले लोकसभा में मंत्री द्वारा बजट जो है प्रस्तुत किया जाता है, और बजट पर क्या करा जाता है, भाषण दिया जाता है। जो भी बजट आए लोकसभा में उसे प्रस्तुत करेंगे, फिर भाषण दिया जाएगा, किसके द्वारा होगा, मंत्री द्वारा होगा। ठीक है, नॉर्मली कौन करता है, वित्त मंत्री। तत्पश्चात क्या है, बजट पर आम बहस होगी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। इसके अंतर्गत क्या होगा, बजट पेश होने के बाद क्या होता है, 3 से 4 दिन तक लोकसभा में उस पर समग्र रूप से चर्चा होगी। मतलब ये है, आज अगर आपने 2 तारीख को बजट को पेश किया, तो अब क्या है, 3 4 दिन, मतलब 3 4 5 6 तारीख तक क्या होगा, अब उस पे जो बजट है, बजट के पॉइंट्स होंगे, जो जो आपने कहा है कि यहाँ पे इतना पैसा लगेगा, वहां उतना पैसा, अब उस पर चर्चा होना शुरू होगी। तो आम बहस हो गई। आम बहस के बाद क्या होता है, सदन में 1 महीने की, एक सदन जो है ना 1 महीने के लिए क्या हो जाता है, स्थगित हो जाता है। मतलब बैठक जो है ना 1 महीने आगे, 1 महीने के लिए स्थगित हो जाती है। ठीक है, फिर है, इसलिए आने वाले 31 मार्च के बाद सरकार को खर्चों के लिए धन का व्यवस्था करना ज़रूरी हो जाता है। मतलब ये समझिए कि अगर आपने 2 तारीख को जो है, अगर बजट को पेश कर दिया है, उस पे 2 3 4 5 तारीख तक उस पे चर्चा हो गई। अब मान लेते हैं 5 मार्च तक, हम मान लेते हैं कि 5 मार्च तक भैया अब ये जो सदन है स्थगित हो गया है, काम तो चल नहीं रहा है अब। अब क्या है, 31 मार्च के बाद क्या होता है? ठीक है, ये लास्ट फरवरी मान के चल रहा है, तो 31 मार्च मतलब लास्ट फरवरी में, यानी 28 28 तारीख को बजट पेश किया होगा, तो यह अब 31 मार्च तक क्या है, अब जब 1 महीने तक जो है सदन जो है स्थगित हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि खर्चे करने के लिए पैसा चाहिए, तो
उस 1 महीने के लिए तो एटलीस्ट चाहिए हमें। तो 31 मार्च के बाद क्या होता है, 31 मार्च के बाद की बात करें, तो क्योंकि 31 मार्च के बाद गाइस हम देखते हैं ना, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। हमने अभी तक जितना पैसा निकाला था वो 31 मार्च तक के लिए निकाला था। अब जब तक बजट पूरी तरह से पास नहीं हो जाता, हमें पैसा नहीं मिल जाता, तब तक हमारे पास पैसा होगा नहीं, क्योंकि 31 मार्च तक हम सारा पैसा खत्म मान के चलते हैं। ये मानिए हमने पिछले साल का था, 31 मार्च को खत्म हो गया, लेकिन बजट तो 31 मार्च तक पारित पारित हुआ ही नहीं है। तो 31 मार्च के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, तो फिर आपको कहीं ना कहीं से तो धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, नए फाइनेंशियल ईयर के लिए जब तक बजट नहीं पास हो जाता, तो पैसा कहाँ से आएगा? अपनी जेब से तो सरकार लगाएगी नहीं। ठीक है, तो इस संदर्भ में क्या होगा, लोकसभा अपने स्थगन से पहले आगामी अप्रैल और मई महीने के लिए एक विधेयक पारित कराती है। मतलब इसने कहा कि हम मान के चलते हैं कि जो है ना बजट या पैसा जो सरकार के हाथ में मई तक आएगा, तो भैया हमें 31 मार्च से लेकर मई तक पैसा तो चाहिए। तो अब उसके लिए क्या करती है सरकार, जो है ना विधेयक पारित कराती है। ठीक है, इसमें क्या प्राय साल भर के खर्चों का अनुमान का 1/6 राशि 2 महीने के व्यय के लिए सरकार को दे दी जाती है। मतलब इसने कहा कि हम साल भर में अगर 100 रुपए खर्च कर चुके हैं, तो हमें इन 2 महीने के लिए 1/6 भाग चाहिए। ठीक है, यानी कि कितना हो गया इस, मान लीजिए 16 रुपए, 16, 17, 18, 16, 17 रुपए चाहिए बस। अगले 2 महीने के लिए हमें इतने ही रुपए चाहिए। तो हम इसको क्या बोलते हैं ना गाइस, इस वर्ड को हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लेखानुदान। मतलब अप्रैल और मई के खर्चे के लिए हम क्या करते हैं, लेखानुदान आता है। ठीक है, मतलब सिर्फ 2 महीने के खर्चे के लिए हमको पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक बजट से हमें अभी तक हमें बजट से पैसा नहीं मिल पाया, तो हम काम कैसे चलाए, तो हमें ये हम लाते हैं लेखानुदान वाला हिसाब किताब। ठीक है, तो सरकार को पैसा मिल जाता है उतने उतने टाइम के लिए। अब देखिए लेखानुदान पारित होने के बाद क्या होता है, सदन सिर्फ 3 से 4 हफ्ते के लिए स्थगित हो जाता है। 3 से 4 हफ्ते मान लीजिए, अप्रॉक्स 1 महीने तक के लिए। तो इसी समय संसद की जो विभागीय समितियां होती है ना, विभिन्न मंत्रालय द्वारा पेश की गई जो अनुदान संबंधी मांग है, उसकी विस्तार से जांच करती है और रिपोर्ट तैयार करती है। यानी देखिए बजट में ना पैसा ही तो मांगा जाता है, तो कि मतलब हमें इस काम के लिए कोई विभाग आया, उसने बोला कि भैया शिक्षा विभाग मान लेते हैं, तो शिक्षा विभाग ने कहा कि मुझे अगले 1 साल के लिए ना भैया अपने लिए ना इतने करोड़ रुपए चाहिए, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए चाहिए। तो जो ये विभाग है उससे रिलेटेड एक समिति है, अब वो क्या करेगी इतने टाइम में, वो क्या करेगी कि वो कहेगी यार ये जो 100 करोड़ रुपए आपने मांगे हैं, ये जो अनुदान संबंधी जो मांग है, वो जायज है नाजायज है, आप किस तरह पैसा लगा रहे हैं, सही तरीका है नहीं है, मंत्री अपने जेब में तो नहीं रख लेंगे, सरकार अपनी जेब में क्या इतना पैसा लगना ही होगा। तो इस तरह की जांच वो करेगी कि हाँ यार 100 करोड़ में हो जाएगा काम। अगर सपोज समिति को लगता है नहीं 100 तो बहुत ज्यादा, 80 करोड़ में काम हो जाएगा, तो इस तरह से अपनी रिपोर्ट बनाएगी। ठीक है, अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। मतलब ये सारी जांच होती है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर क्या होता है, लोकसभा में जितने भी मंत्रालय उसकी मांग पर फिर क्या होता है, मतदान। जैसे मैंने कहा शिक्षा विभाग के लिए समिति ने कह दिया 80 करोड़ में आपका काम हो जाएगा, तो ये तो उनकी मांग थी 80 करोड़ की, हम कहते हैं इनकी मांग है 80 करोड़, तो उस पे अब क्या होगा, मतदान होगा। अब सदन में मतदान, लोकसभा में मतदान होगा। भैया सारे सदस्य भी तो देखें, हाँ ये जो पैसा मांग रहे हैं ठीक ही मांग रहे हैं, ज्यादा तो नहीं मांग रहे, तो उस पर वोटिंग होगी हाँ या ना में। ठीक है, मतदान की शक्ति जो है राज्यसभा के पास नहीं होती है, यानी कि बजट के लिए जो मतदान हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में हो रहा है, राज्यसभा में नहीं हो रहा है। मतदान सिर्फ जो है भारत व्यय से अलग मांग पर होता है। देखिए भारत व्यय वो थे जिसमें हम सबको सैलरी दे रहे थे, उस पे हमने कहा कभी भी ये सब बजट वाला ये मतदान उदान टाइप चीजें नहीं होंगी। यानी कि भारत व्यय को हटा दीजिए, और जो बजट पे जो मतदान हो रहा है वो आपका लोकसभा में होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। अब सरकार की मांगों के प्रति आमतौर पर क्या होता है, विपक्षी दल द्वारा असहमति जो है व्यक्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। अब विपक्ष तो हमेशा ही कहेगा भैया तुम गलत ही मांग रहे हो, तो विपक्ष क्या करता है ना, कट मोशन लाता है, यानी कि कटौती प्रस्ताव लाता है। कहता है भैया तुम ज्यादा पैसा मांग रहे हो, फालतू मांग रहे हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं है। ठीक है, तो वो क्या लाता है, विपक्ष आता है कटौती प्रस्ताव। अब कटौती प्रस्ताव जो होते हैं ना, मतलब ये कहने के लिए तुम ज्यादा पैसा मांग रहे हो फालतू का। तो 3 प्रकार के होते हैं ये। जैसे एक होता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव, तो इसमें क्या होता है ना, इसके अंतर्गत क्या होता है, सरकार की मांग की नीति के प्रति
असहमति व्यक्त की जाती है। इसके तहत मांग की राशि को क्या कर दिया जाता है, सपोज इनने मांगे हैं 100 करोड़ रुपए, तो कटौती प्रस्ताव में कहा जाता है भाई तुम्हें 100 करोड़ नहीं 1 रुपए मिलेंगे। मतलब मांग की जो राशि है उसको घटाकर क्या कर दिया जाता है, 1 रुपए कर दिया जाता है। ये होता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव। ठीक है, चलो इसमें अब दूसरा है आर्थिक या मित व्ययता कटौती प्रस्ताव। तो इसमें जो राशि मांगी जाती है ना उस पर जो है विपक्ष जो है ना असहमति जो है व्यक्त करता है, जिसमें जो है राशि को एक प्रभावी सीमा तक कम करने का प्रस्ताव होता है। मतलब इसने कहा कि भैया तुम 100 करोड़ मांग रहे हो, ठीक है, लेकिन हमको लगता है आपका जो काम है ना 50 करोड़ में हो, एक सीमा तक वो कम कर देता है, कहता है यार तुम 50 करोड़ में कर लोगे हमें पता है। चलो एक सीमा तक उसने कम कर दिया, उसने कहा नहीं 50 थोड़ा ज्यादा कम हो गया, 80 करोड़ कर दिया, उन्होंने कहा यार ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। एक होता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। इसमें क्या होता है, देखो इसमें तो पूरा ही कम कर दिया, पहले वाले में तो 1 ही रुपए कर दिया, इसमें इसने एक सीमा तक कम कर दिया। सांकेतिक कटौती में क्या होता है ना, इसमें आपको जो विपक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, असहमत असहमति जो है ना प्रकट करता है, मतलब वो प्रदर्शन करता है कि भैया असहमत है, तो वो क्या करेगा, जो भी मांग थी आपकी उसमें 100 रुपए माइनस कर देगा। मतलब इससे ये पता चलेगा विपक्ष जो है ना आपकी जो मांग है ना उससे असहमति व्यक्त कर रहा है, बस। यानी कि 100 रुपए माइनस कर देगा। ये ना 2-3 बार पढ़ेंगे ना ऐसे ही रट जाएगा आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसमें ना जैसे ही लोकसभा अनुदान की मांग को पारित करती है, ठीक है, इसके बाद इसके तुरंत बाद क्या होता है, लोकसभा में विनियोग विधेयक जो है ना प्रस्तुत किया जाता है। मतलब लोकसभा ने क्या है अनुदान की मांग पारित कर दी, हमें इतना 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 पैसा चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए क्या आएगा ना, एक बिल आता है, एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक आता है, ठीक है गाइस। तो इसने कहा विनियोग विधेयक क्या है, एक धन विधेयक है। मतलब अब इस विधेयक को आप मान के चलिए कि ये धन विधेयक है, धन विधेयक हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उसमें क्या क्या कहानी थी। तो इसने लिखा है कि धन विधेयक संबंधी सारे प्रावधान लागू होते हैं, जैसा जैसा हमने ऊपर धन विधेयक में पढ़ा था वो सारी चीजें, कि धन विधेयक जब आता है पहले आपको सिफारिश करनी पड़ती है प्रेसिडेंट से, वो सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता है। लोकसभा में अगर पास हो गए तो राज्यसभा में 14 दिन के लिए रहता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता, राज्यसभा का हाँ ही माना जाता है। फिर यहाँ पास होकर जब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट को सहमति देनी ही पड़ती है, वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता क्योंकि इसकी पूर्व अनुमति से आया है। और धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक जैसा प्रावधान नहीं होता है। ये सारी चीजें जो भी धन विधेयक में हमने पढ़ ली थी वो सारी चीजें आ जाती हैं। यानी कि हम क्या लाते हैं, अब जब मांग की अनुदान की मांग की बात हो जाती है उसके बाद हम लाते हैं विनियोग विधेयक। चलिए इस चलिए, तो इसमें लिखा है वार्षिक वित्त विधेयक, ठीक है। तो इसमें लिखा है आगामी। आगामी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हम अगर 2024 की बात करें तो हम जो बजट लाते हैं ना वो 2024 से लेकर 2025 आने वाले साल के लिए लाते हैं। तो इसे कहा आगामी वित्त वर्ष के संबंध में संबंधी प्रस्तावों को लागू करने के लिए वार्षिक वित्त विधेयक पेश किया जाता है। ये वार्षिक वित्त विधेयक कह लीजिए या आप इसको बजट कह लीजिए। नॉर्मल भाषा में हम बजट कहते हैं, लेकिन संविधान में बजट जैसा वर्ड नहीं लिखा है, उसकी जगह लिखा है वार्षिक वित्त विधेयक, मतलब हम बजट की बात करें। इसने कहा यदि सारे कर वैसे ही चल रहे हों जैसे कि पहले थे, मतलब ये 2000 हम मान लेते हैं 23 से 24, ठीक है। तो इसने कहा यहाँ पे सारे कर वैसे ही हैं जैसे कि पहले थे, इसी विधेयक की आवश्यकता नहीं है, तो इस विधेयक की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कर बढ़ाने कर घटाने से संबंधित क्या होता है, संशोधन किए जाते हैं, जो कि विनियोग विधेयक में नहीं किए जा सकते, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए आप, कर को बढ़ाने घटाने से संबंधित संशोधन आप यहाँ करते हैं, इसमें वार्षिक वित्त विधेयक में, इसे आप विनियोग विधेयक में नहीं करेंगे। इस विधेयक से क्या होता है, बजट के आय संबंधी पक्ष को संसद की मान्यता मिलती है और सरकारी नीतियां लागू होती है, ठीक है। ये बजट के बारे में लिखा है और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़े, इसने कहा संसदीय समितियां, ठीक है। एक चीज और देखें, जो यहाँ पे विनियोग विधेयक जो है ना प्रस्तुत किया जाता है, इसका पास होना जरूरी होता है, तभी क्या होता है, पैसा मिलता है सरकार को काम करने के लिए। चलिए अब है संसदीय समितियों की बात कर लेते हैं। देखिए भारत में क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देखिए ये कब हुआ था, 1919 की कहानी है, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो उसके आधार पे क्या हुआ था ना, 1921 में संसदीय समितियां अस्तित्व में आई थी, ठीक है।
जिन्हें कालांतर में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और व्यापक तौर पर प्रतिष्ठित किया गया। चलो, मतलब ये कब आई थी? सुधार था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की बात थी, तो 1921 में आई थी आपकी संसदीय समितियां। चलो आगे बढ़ जाते हैं। संसदीय समितियों के प्रकार देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें लिखा है अपनी प्रकृति के आधार पर संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी समिति और भैया दूसरी होती है अस्थायी, या क्या बोलते हैं, तदर्थ समिति। ठीक है, इसमें ये भी याद रखिएगा, एडहॉक भी बोलते हैं, मतलब इंग्लिश के जहां मैं कह दूं ना, इंग्लिश वाला याद रखिएगा, उसे याद रखिएगा। तो स्थायी हो गया, एक हो गया अस्थायी, यानी कि ये भी याद रखिएगा, अस्थायी या फिर तदर्थ या एडहॉक, सब याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं। देखिए स्थायी समिति में क्या लिखा है, ये इतना नाम से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। ये स्थायी नियमित समिति है जिसका गठन समय समय पर संसद के अधिनियम के उपबंधों और लोकसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियम के अनुसार किया जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि इसका जो है आपका, ये जो समितियां हैं वो समय समय पर बनती रहती हैं। ठीक है, इतना समझिए, बस और कहानी कुछ नहीं। ये समितियां कभी खत्म नहीं होती, बनती रहती हैं। मतलब देखिए क्या है, सदस्य तो बदलते रहते हैं, समिति तो स्थायी समिति में जो जो समितियां वो वैसी की वैसी ही रहती है, मतलब इसका गठन होता रहता है समय समय पर बस। तो कहानी कुछ ऐसी है कि स्थायी समिति का कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। इसमें कौन कौन सी स्थायी समितियां हैं देखते चलिए। देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात मैं बता दूंगी, पहले ही पढ़ा मैं सारे दूंगी जितने यहाँ लिखे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जिसमें आपको ध्यान रखना है तो उतना करिएगा, नहीं तो बाकी छोड़ दीजिएगा। देखिए एक यहाँ लिखा है वित्तीय समितियां, लिखा है अन्य स्थायी समितियां, लिखा है। तो गाइस वित्तीय समितियां तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको तो आप रटिएगा, ना समझ में आए तो रटिएगा, वैसे तो समझ में आ जाएगी। मतलब इसे छोड़ेंगे नहीं आप। पहली वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। दूसरी है प्राक्कलन यानी कि एस्टिमेट्स कमेटी। तीसरी है लोक उपक्रम समिति। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। एक तो है लोक लेखा समिति, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राक्कलन समिति इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लोक उपक्रम समिति भी है, ये भी वित्तीय समितियां हैं। ठीक है, अन्य में देखिए इसमें लिखा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति हो गया। कार्य मंत्रणा समिति, ये आपने बहुत सुन ली होगी। विशेषाधिकार समिति है, विभागीय समिति है। तो ये तीन गोले जिस पे बने हैं, वो तो सारे इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए अस्थायी समितियां देखते हैं। किसी विषय, अब देखिए अस्थायी वो होती है ना, जब आपको इनकी जरूरत है तो आपने ये समिति बना ली, जब जरूरत नहीं है तो हटा दीजिए। लेकिन जो ऊपर वाली ये बनती रहती हैं, मतलब वो खत्म नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी है बाद में नहीं होगी। ठीक है, ऐसा कुछ, वो हमेशा रहेंगी, स्थायी वाली हमेशा रहेंगी। और स्थायी जब आपको इसकी जरूरत है तो अब गठन हो जाता है इसका, अदरवाइज नहीं होता है। तो किसी विशेष प्रयोजन के लिए तदर्थ समिति का निर्माण किया जाता है। जब ये समिति अपना काम पूरा कर लेती है, अपना प्रतिवेदन जो है ना प्रस्तुत कर देती हैं, तो इसका अस्तित्व हो जाता है समाप्त। दो तरीके की होती है, एक होती है जांच समिति, दूसरी होती है सलाहकार समिति। ठीक है, तो जांच जो समिति होती है उसकी किसी तत्कालीन घटना की जांच के लिए होती है। जैसे ही हमारा वो काम खत्म हो जाएगा, जांच समिति जो भी जांच समिति बनी होगी वो खत्म हो जाएगी, सिंपल सी बात है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं अस्थायी। जब इसकी जरूरत होती है तो इसका गठन हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। जैसे लोक लेखा समिति हमने ऊपर पढ़ी, ठीक है, इसकी जरूरत हमें हमेशा ही चलती रहेगी, जन्म जन्म। प्राक्कलन समिति, इसकी जरूरत हमें चलती ही रहेगी। ठीक है, तो ये समझिए, तो इसीलिए इसे स्थायी, इसे अस्थायी कह दिए। और इसने लिखा है अच्छा एक और लिखा है, इसने लिखा है किसी विधेयक इत्यादि पर विचार करने के लिए सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। देखिए विधेयक तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, जैसे ही वो पास हो जाएगा, वो विधेयक खत्म हो जाएगा, तो समिति रह के क्या करेगी। अब नया कभी विधेयक आएगा, कभी जरूरत पड़ेगी कि समिति बनानी चाहिए, ठीक है, तब आ जाएगी। तो ये जो दो तरह की समितियां हैं, एक है जांच समिति, एक सलाहकार समिति। बस ये बात है, किसी तत्कालीन घटना में जांच की जरूरत है, जांच समिति बनाइए। विधेयक इत्यादि पे विचार करना है तो सलाहकार समिति बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, इसमें लिखा है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। क्या है ये? विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, इस पर अधीनस्थ विधायन समिति विचार करती है और प्रतिवेदन देती है, यानी बाद में अपनी रिपोर्ट, अपनी सलाह जो भी है देती है।
और जैसे समिति में 15 सदस्य होते हैं जो सभापति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। इसका गठन 1953 में किया गया था। ठीक है, बस इतनी सी बात है, मैंने पढ़ लिया गाइस, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख समितियां देख लीजिए। देखिए प्रमुख समिति, इंपॉर्टेंट समिति में मेजर स्टैंडिंग्स जो कमिटीज है उसमें देखिए सबसे पहला है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें लिखा है लोक लेखा समिति जो है सबसे पुरानी वित्तीय समिति है, सबसे पुरानी, इंपॉर्टेंट। तो इस समिति का जो गठन है किस अधिनियम से हो रहा है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ। ठीक है, तो कब हुआ है? 1921 में फर्स्ट टाइम। तो लोक लेखा समिति के वर्तमान समय में इसमें का 22 सदस्य हैं। तो अब गाइस फिर से एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि जो लोक लेखा समिति है ना उसमें कितने सदस्य हैं? तो 22 सदस्य हैं। अच्छा, सदस्य कहाँ से आए हैं? कुछ लोकसभा से आए हैं, कुछ राज्यसभा से आए हैं। तो भैया 15 सदस्य हमने लोकसभा से लिए, 7 सदस्य हमने राज्यसभा से लिए, और सबका कार्यकाल कितने टाइम का है? 1 साल का है। ठीक है, अब लिखा इस समिति, ये समिति जो है सरकार के वार्षिक लेखा की क्या करती है? जांच करती है, और सरकार को संसद के प्रति क्या है? उत्तरदायी बनाती है। सरकार तो वैसे भी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इनफैक्ट उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। अच्छा, अब इसने कहा यदि ये समिति भारत सरकार के लेखों के, अकाउंट माना, लेखों के संदर्भ में कैग द्वारा जो दी गई रिपोर्ट है उस पर विचार करती है। समझिए, देखिए कैग अपना काम करने के बाद एक रिपोर्ट बनाती है, कैग हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ये रिपोर्ट ये किसको सौंप देती है? लोक लेखा समिति को सौंप देती है। अब ये लोक लेखा समिति जो है कैग की जो रिपोर्ट है उस पर क्या करती है? विचार करती है। यही बात हो गई। ठीक है, कैग मतलब होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसके बाद देखिए कैग के बारे में हम आगे पढ़ लेंगे, कहानी क्या है कैग की। ठीक है, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य समिति में शामिल नहीं होता है। ठीक है, मतलब लोकसभा से 15 आते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य आते हैं, लेकिन उसमें मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते। इस समिति का अध्यक्ष है जो विपक्षी दल है उसका कोई भी सदस्य चुना जा सकता है। यानी कि लोकसभा का जो विपक्षी दल होगा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य इसका अध्यक्ष बन जाएगा। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी कि जो लोकसभा में स्पीकर होता है वो बताता है कि भैया आप इसके अध्यक्ष बनेंगे। इस समिति को जो है प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं। तो गाइस आप देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट जो याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट समिति है, हमें पता है 22 सदस्य होते हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या बनेंगे वो देखिए, कितने सदस्य होते हैं? 22। कितने लोकसभा से, कितने राज्यसभा से, उनका कार्यकाल। ठीक है, क्या करती है? कैग द्वारा जो दी गई रिपोर्ट है उस पर विचार करती है। ठीक है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो इसे क्या कहा जाता है? प्राक्कलन समिति, जो दूसरी हम पढ़ेंगे ना, ये वाली देखिए यहाँ। तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन है लोक लेखा समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस समिति के द्वारा विभिन्न जांचों के माध्यम से विभिन्न घोटालों का उजागर किया गया, मतलब बहुत सारे जो घोटाले उसको उजागर किया गया। जैसे अब गाइस यहाँ पे एक लोक लेखा समिति कुछ ही घोटाले की बात करी गई है जो इम्पोर्टेंट है, तो आप भी रख लीजिएगा। जैसे आपका है बोफोर्स तोप घोटाला हो गया, एक हो गया कोयला घोटाला, एक हो गया 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। तो इसकी जो जांच की गई ना guys, तो ये लोक लेखा समिति नहीं करी है, ये समझ लीजिए। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये घोटाले भी बड़े बड़े घोटाले, छोटे मोटे नहीं है। चलिए, दूसरी समिति जो है प्राक्कलन समिति है। तो गाइस हमने प्राक्कलन समिति किस में देखी थी? स्थायी या अस्थायी में। तो देखिए गाइस, हमने ये लोक लेखा के बाद है प्राक्कलन समिति, ये भी एक स्थायी समिति है और वित्तीय समिति है। याद रखिएगा गाइस, ये वित्तीय समितियां हैं। ठीक है, तो 10 बार नहीं तो 2-3 बार तो पढ़ेंगे तो और याद हो ही जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्राक्कलन समिति की बात कर रहा है, यानी इसे का स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मिथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन होता है। तो कहानी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जॉन मथाई नाम याद रखिएगा, इनकी सिफारिश पे होता है। तो ये समिति भी सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित है। वित्तीय समिति है तो वित्तीय कामकाज से संबंधित होगी। इसके प्रमुख कार्यों में क्या है? वार्षिक अनुदान की जांच करना, अतिरिक्त या पूरक अनुदान पर चर्चा करना, ये काम करेगी एक समिति, प्राक्कलन समिति। जो अनुदान की मांग होती है उस पर जांच करना, अतिरिक्त या पूरक अनुदान जो होता है, अनुदान मतलब पैसा है। ठीक है, जो पैसा सरकार को चाहिए होता है काम करने के लिए, तो अनुदान पर चर्चा करना। तो इसके सदस्य अब देखिएगा फिर से, सदस्य कितने हैं? 15। तो पहली बात 15 नहीं 30 है ना। पहला क्वेश्चन, कितने सदस्य हैं? 30। मतलब सबसे ज्यादा सदस्य इसी समिति में हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी कौन सी समिति है जिसमें सबसे ज्यादा सदस्य हैं? तो भैया प्राक्कलन एस्टिमेट्स कमेटी है, 30 इसमें मेंबर्स हैं।
सारे के सारे मेंबर लोकसभा से आए हुए हैं, मतलब इसमें राज्यसभा की कहानी खत्म है। ठीक है, तो लोकसभा से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रति पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा ये निर्वाचित होते हैं, यानी इनका इलेक्शन इलेक्ट होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? फिर वही लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी कि स्पीकर करता है। तो वैसे ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है, बेहतरीन पैराग्राफ है, आपको पता होना चाहिए। यानी कि 30 सदस्य हैं सारे लोकसभा से। सब ऐसी समिति का नाम बताइए जिसमें सबसे ज्यादा सदस्य हैं, तो प्राक्कलन समिति। सारे सदस्य ऐसी समिति जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य हैं, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन? लोकसभा से ही होगा जब लोकसभा के सदस्य हैं। कौन नियुक्ति करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है ना, ऐसे ही बन जाते हैं। तो इसने कहा जो ये समिति है ना, उसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? जो सत्ताधारी दल यानी कि जिसकी सरकार बनी होती है ना, उसी पार्टी में से होगा। इसे जो है स्थायी मित व्ययी समिति भी कहते हैं, मित व्ययिता समिति भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात भी हो गई हमारे पास इंपॉर्टेंट कि प्राक्कलन समिति को और क्या बोलते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग लोक उपक्रम समिति। चलो ऊपर पहुंचते हैं फिर से। तो कहाँ पहुंच गया? ये रहा। तो वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लोक उपक्रम समिति। ये भी स्थायी समिति वित्तीय समिति में आती है। तो लोक उपक्रम समिति की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या सार्वजनिक या लोक एक बात है। तो इसमें कहानी चलती है कि इस समिति का गठन पहली बार 1961 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पे हुआ था। 22 सदस्य हैं, जैसे कि लोक लेखा समिति में भी 22 सदस्य थे, प्राक्कलन समिति में 30 थे, और लोक उपक्रम समिति में भी 22 है। फिर वही वाली बात, कितने सदस्य कहाँ से हैं? तो 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य आपका राज्यसभा से है। कैसे निर्वाचित हो रहे हैं? ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा हो रहे हैं। अध्यक्ष का चयन कौन करता है? वही लोकसभा का अध्यक्ष। सेम वही बातें लिखी हैं जो हमने लोक लेखा समिति में पढ़ ली। ठीक है, अब देखिए इसके प्रमुख कार्यों में विभिन्न रिपोर्ट की जांच करना शामिल है, यानी कि किस रिपोर्ट की जांच करती है, आइए देखते हैं। तो देखिए पहला इसमें लिखा है लोक उपक्रम जो होते हैं, जैसे एयर इंडिया हो गया, जीवन बीमा निगम हो गया, भारतीय खाद्य निगम हो गया, इनकी जो रिपोर्ट है या इनके जो लेखा है उनकी जांच करने का काम कौन करती है? ये लोक उपक्रम समिति। अच्छा, इस लोक उपक्रमों के संदर्भ में जो आपका कैग है ना, कैग की रिपोर्ट की जांच भी कर रही है। हालांकि लोक लेखा समिति भी कैग की जांच की रिपोर्ट करी थी, लेकिन वो किसी और संदर्भ में करी थी, ये किसी और संदर्भ में कर रही है। फिर इसमें लिखा है सरकारी कंपनियों के जो लेखा है उनकी जांच करना, ये भी यही करेगी लोक उपक्रम समिति। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर कहानी आती है हाँ, अब ये अस्थायी समिति जो हम बात कर रहे थे, तो अस्थायी में सबसे पहले ये लिखा है अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण संबंधी समितियों की बात करेंगे। चलो, तो लिखा है इस समिति में कितने सदस्य हैं? 30। हालांकि ये समिति के बारे में सच खास कुछ पूछा नहीं गया, अगर मैं पीछे से बता। चलिए, इसमें सदस्य कितने हैं? 30। चलिए, प्राक्कलन में भी 30 सदस्य थे। ठीक है, लेकिन प्राक्कलन में जितने 30 सदस्य सारे के सारे कहाँ से थे? लोकसभा में से। ठीक है, यहाँ पे 20 सदस्य जो है लोकसभा से हैं और 10 सदस्य जो है राज्यसभा से हैं। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा शामिल हो रहे हैं। इनका भी कार्यकाल पूछा जाता है तो 1 साल का होता है बस। ठीक है, अब इनके कार्य भी देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, अनुसूचित जाति यानी एससी और जो एसटी के संबंध में संबंधित आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर विचार करना है। ठीक है, मतलब एससी एसटी के लिए जो आयोग बने हैं ना, वो अपनी रिपोर्ट देंगे, उस पर विचार करने का काम ये समिति करेगी। पर्याप्त प्रतिनिधित्व की स्थिति का मूल्यांकन करना कि क्या एससी एसटी का प्रतिनिधित्व कहाँ कहाँ पर पर्याप्त है या नहीं है। कार्यक्रम के निष्पादन की जांच, यानी कि इनके लिए जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो ठीक ठाक चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सारी जांच करेगी। संबंधित आयोग द्वारा दी गई जो सिफारिश है उस पर सरकार की कार्यवाही की जांच करेगी, ये यही समिति करेगी। अच्छा, एक होती है हमारे पास कार्य मंत्रणा समिति। तो इस समिति में दोनों सदन में मतलब ये समिति जो है दोनों सदन में होती है, मतलब लोकसभा में भी होती है ये समिति और राज्यसभा में भी होती है। ठीक है,
फिर एक तरफ जहाँ लोकसभा में 15 सदस्यों से मिलकर ये समिति बनती है और राज्यसभा में 11, मतलब समझिए, यानी कि ये एक समिति नहीं है जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर, नहीं। लोकसभा में भी ये समिति है और राज्यसभा में भी है, लेकिन बस इतना है कि लोकसभा में इस समिति में 15 लोग होंगे लोकसभा से, 15 सदस्य होंगे लोकसभा से, और जो राज्यसभा में समिति होगी उसमें 11 सदस्य होंगे जो कि राज्यसभा से होंगे। समझ गए आप? आसान है, बहुत आसान है। ठीक है। अब इसे लगा, इसका प्रमुख कार्य क्या है? सदन, सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही या जो समय तालिका है, ठीक है, टाइम टेबल को क्या करती है? ये विनियमित करती है। यानी कि जो सदन की कार्रवाई है उनकी जो समय तालिका, यानी टाइम टेबल कह दीजिए, टाइम टेबल को विनियमित करती है। अच्छा, जो लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा समिति का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा में समिति का पदेन सभापति अध्यक्ष राज्यसभा का सभापति होता है। इतनी सी बात, कुछ नहीं। ठीक है। पर विशेषाधिकार समिति, इसमें क्या है? लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा की, मतलब ये भी वैसा ही है। लोकसभा की अलग समिति होती है, राज्यसभा की अलग होती है। लोकसभा में 15 मेंबर, राज्यसभा की समिति में 10 मेंबर होते हैं। अच्छा, इसका कार्य क्या है? कि जो सदन है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के जो विशेषाधिकार है उनके हनन के मामलों की जांच करना, कि राज्यसभा में जो लोकसभा में जो सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनके विशेषाधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी बात करती है, उस पर जांच करती है। तो इनका जो कार्य है ना गाइस, इंपॉर्टेंट बात देखिए, विशेषाधिकार समिति का जो कार्य है वो कैसा है? अर्ध न्यायिक प्रकृति का है। बहुत इंपॉर्टेंट सा हो जाता है जहां अर्ध न्यायिक लिखा होता है, क्योंकि न्यायिक कार्य करने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का। तो यहाँ न्यायपालिका से हटके अगर कोई काम कर रहा है वही, तो हम उसको अर्ध न्यायिक भी बोलते हैं, और इंपॉर्टेंट भी हो जाती है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति। ठीक है भैया, ये भी इंपॉर्टेंट। 30 सदस्य हैं, 20 लोकसभा से हैं, 10 राज्यसभा से, कुछ नया नहीं है। ठीक है। कार्य देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच करना, उस पर विचार करना। ठीक है भैया, बहुत आसान थी, कुछ मुश्किल नहीं था। विभागीय स्थायी समितियां देखते हैं। तो इस प्रकार की समितियों की संख्या कितनी है? 24 है। प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम कितने मेंबर है? 31 मेंबर है, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से हो जाएंगे, सॉरी, तो जिसमें से 21 सदस्य जो है मनोनयन जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, और अधिकतम 10 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के सभापति के द्वारा होता है। समझ